अब हम बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में, लेकिन हम वर्ड प्रॉब्लम की। अच्छा, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी तरह आनी चाहिए? आपको वेरिएशन अच्छी तरह आना चाहिए, जो हम ओ लेवल मैथ्स में पढ़ते हैं, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं कि अगर ए और बी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे तो हम उसको लिखते हैं ए इक्वल्स टू के बी। और फिर के निकालने के लिए हमारे पास कुछ इनिशियल कंडीशंस होती हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, और के की वैल्यू निकाल के वो एज अ कांस्टेंट है तो वो पूरे क्वेश्चन में हमारी सेम रहती है। तो ये वाली नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मैथ्स मुश्किल तब हो जाती है जब उसमें इंग्लिश आ जाती है। तो आपने इंग्लिश के जो आपको फ्रेजेस दिए जाएंगे उसको आपने गौर से पढ़ना है। आप उसको एज अ मिनी स्टेटमेंट लिख लें, अपने पास नोट बना लें, उसको कुछ कंडीशन लिख लें, हाईलाइट कर दें, कुछ भी करें, लेकिन आपने उसको पॉइंट आउट करना है। इन दो बातों का बड़ा ख्याल रखना है वाइल सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं कोई एक एग्जांपल क्वेश्चन लेकर आता हूँ पास्ट पेपर का, जिसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया, इट इज़ फ्रॉम नवंबर 2010 पेपर 3-1। क्वेश्चन सेज a certain substance is formed in a chemical reaction. The mass of substance formed t seconds after the start of the reaction is x grams. At any time, the rate of formation of the substance is proportional to 20 minus x. अच्छा जी, अब तक हमारी इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या है यहाँ पर? आपके पास जो यूनिट है वो आप टाइम को टी ले रहे हो, लेकिन आप मास को एक्स ग्राम ले रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एट एनी टाइम द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द सब्सटेंस, ये क्या आ गया? जहाँ पर बात आ रही है रेट की, इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास विद रिस्पेक्ट टू डी टी है, ऑलराइट, इज प्रोपोर्शनल। यहाँ पर प्रोपोर्शनल है, मतलब ये सवाल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। किसके प्रोपोर्शनल है भाई? 20 माइनस एक्स के। अगर इन सब बातों को हम लिखना स्टार्ट करेंगे वो आखिर कहना क्या चाह रहा है, तो पार्ट 1 के लिए हमारी वर्किंग कुछ ऐसी होगी। फॉर पार्ट 1 अब ज़रा देखिएगा गौर से। A certain substance is formed in a chemical reaction. The mass of substance formed t seconds after the start of the reaction is x grams. At any time, the rate of formation of the substance. इसका मतलब ये आ गया d x divided by dt. Rate of formation is proportional. जहाँ पर प्रोपोर्शनल होगा वहाँ पर साइन आएगा प्रोपोर्शनल का। किसके प्रोपोर्शनल है? 20 माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल है। ऑलराइट, ये आपने इसको लिखने का तरीका सीखा, ये कॉन्सेप्ट आया आपके मैथ्स के वेरिएशंस का। अब आपने क्या कहा कि यार डी एक्स ओवर डी टी, जब ये साइन हटेगा तो इसकी जगह कौन आएगा? इसकी जगह इक्वल टू आएगा और एक कांस्टेंट आ जाएगा कि जो हमें नहीं पता, और 20 माइनस एक्स हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। ऑलराइट, ये हमने साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटा के कांस्टेंट लेकर आ गए। अब हमारा अल्टीमेट अभी गोल ये होता है कि हमें के निकालना है। उस के को निकालने के लिए हमारे पास इनिशियल कंडीशन दी जाती हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर भी नज़र आ रही होंगी कि जब आपके पास टाइम ज़ीरो है तो एक्स ज़ीरो है, और आपके पास डी एक्स ओवर डी टी कितना है? 1 है। मैं भी इसको यूज़ करता हूँ कि जब मेरे पास डी एक्स ओवर डी टी कितना दिया हुआ है मुझे, डी एक्स ओवर डी टी मुझे दिया हुआ है 1, तो जब डी एक्स ओवर डी टी 1 होगा कि अपनी जगह 20, और x की वैल्यू आपको क्या दी है? x की वैल्यू आपको 0 दी है, तो मैं यहाँ पर x की जगह 0 प्लेस करने वाला हूँ। तो मेरे पास k का आंसर आ जाएगा k इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 20। ये मेरे पास आ गई k की वैल्यू। जब मेरे पास k की वैल्यू आ जाएगी उसको मैं अपनी इस इक्वेशन में प्लेस कर दूंगा। तो दैट इक्वेशन विल बी व्हाट? dx ओवर dt is equals to k is what? 1 divided by 20 times 20 minus x। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। अब जो मुझे प्रूफ करना है उसमें 1/20 को सिंपल क्या किया उसने? डेसिमल में लिखा हुआ है। तो dx ओवर dt 1/20 क्या हो जाएगा? इट्स 0.05 मल्टीप्लाई विथ 20 माइनस एक्स। ये आपके पास आ गया सिंपली पहले पार्ट का आंसर। राइट, तो आई होप कि आपको ये पहला पार्ट समझ में आ गया होगा। अच्छा, दूसरे पार्ट का जो ताल्लुक है वो हमारे केस 1 से होगा। अच्छा, केस 1 कौन सा होता है? जब आपने सिंपल सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करना है। पार्ट 1 तो कर लिया। फाइंड इन एनी फॉर्म द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपने अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो बेटा इसीलिए 2 मार्क का सवाल है। अगर आप पेपर में समहाउ उसको प्रूव ना कर सको तो आप इसको छोड़ के इसको स्टार्ट कर देना, क्योंकि 5 नंबर की वेटेज है इसकी।
मैं अपनी इक्वेशन को लिखता हूँ। पहले तो इक्वेशन हमारे पास आ गई थी dx/dt इज इक्वल्स टू 0.0520 माइनस एक्स। ऑलराइट, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करना है। तो x को अलग कर लेते हैं और हम लोग t को अलग कर लेते हैं। तो मेरे पास ये क्या रहेगा, दैट विल बी dx डिवाइडेड बाय 20 0.05 dt। ये तो हमने बिल्कुल बेसिक केस कर लिया और अब हम इसको इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब हमने क्या देखा कि हमारी लेफ्ट साइड पे जो हमारा ये पार्ट मौजूद है इसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो 20 माइनस एक्स का डेरिवेटिव मेरे पास होगा -1। ऑलराइट, अगर मेरे पास न्यूमरेटर में -1 हो तो फिर मैं इसको आराम से ln के साथ इंटीग्रेट कर सकता हूँ। तो अब मुझे न्यूमरेटर में चाहिए एक माइनस साइन, तो मैंने कहा इसको यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई कर दो, और जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर हमें तो यहाँ पर डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये हो गया 1/-1। ठीक है, और अब मैंने कहा मेरे ये दोनों फंक्शन इंटीग्रेट के लिए हो गए रेडी। अब अगर मैं लेफ्ट साइड की बात करूं तो जो फंक्शन मेरे पास है उसका डेरिवेटिव पार्ट ऊपर मौजूद है, तो ये हमारे पास होती है ln की इंटीग्रेशन। तो मेरे पास ये आएगा -ln ऑफ 20 माइनस एक्स। ये तो मेरी ln की इंटीग्रेशन हो गई इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर 0.05 dt की इंटीग्रेशन क्या होगी बेटा, सिंपल टाइम होगी और प्लस सी अपनी जगह आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर सी निकालने के लिए हमेशा इनिशियल कंडीशंस दी जाएंगी। अगर वो इनिशियल कंडीशन आप देखो तो उनको हमने हाईलाइट किया हुआ है कि जब टाइम 0 है तब हमारे पास एक्स भी 0 है। तो यहाँ पर हमने सिंपल क्या करना है, -ln 20 माइनस 0 20 होगा, टाइम 0 है तो ये मेरे पास सी का आंसर आ जाएगा, दैट इज -ln ऑफ 20। सी के आंसर के बाद आप क्या करोगे, आप सी की इस वैल्यू को अपनी इस इक्वेशन में प्लेस कर दोगे। तो अब आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, आपकी इक्वेशन आ जाएगी -ln ऑफ 20 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0.05 टी, और सी की जगह आ जाएगा हमारे पास ln ऑफ 20। अब मुझे अपनी इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। फाइंड इन एनी फॉर्म द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ज़्यादातर आपको कहता है कि y को आप या x को आप बनाए सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर इसने आपको ऐसे नहीं कहा। इसने कहा जहाँ तक आप सॉल्व कर सकते हैं आप इसको सॉल्व कीजिए। कर सकता हूँ कि सारे एल को एक तरफ ले आता हूँ, तो ये ln 20 को मैंने वहाँ शिफ्ट कर दिया, तो हमारा कि प्लस ln 20 हो जाएगा, तो ये आएगा ln 20 माइनस ln 20 माइनस एक्स अपनी जगह, तो ये मेरे पास एज इट इज आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0.05 टाइम। अब यहाँ पर ln की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, क्यों माइनस हो रहा है, तो ये आ जाएगा ln ऑफ 20 डिवाइडेड बाय 20 माइनस एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0.05 टाइम्स टी। इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, एक तरफ टाइम है एक तरफ हमारे पास ln है, मतलब x है, तो ये मेरे पास पार्ट 2 का आंसर आ गया। ऑलराइट, दैट इज द आंसर फॉर सेकंड पार्ट, जिससे हमने सॉल्व कर दिया इसको। ये हो गए 2 पार्ट्स आपके। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट, फाइंड x व्हेन t इक्वल्स टू 10, गिव योर आंसर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। अब आपको टाइम की वैल्यू दे दी गई है 10 है, तो बहुत सिंपल काम हो जाएगा अब तो हमारे पास। पार्ट 3 में आपको क्या कह रहा है, फाइंड x व्हेन t इक्वल्स टू 10, गिव योर आंसर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। तो आपको टाइम की वैल्यू 10 दे दी गई है, बहुत सिंपल सी बात है, जहाँ पर भी टाइम है वहाँ पर आपने सिंपल 10 प्लेस करना है। तो 20 डिवाइडेड बाई 20 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0.05 टाइम्स 10। तो 0.05 टाइम्स 10 कितना रहेगा, 0.5, ये आ जाएगा ln ऑफ 20 डिवाइडेड बाय 20 माइनस एक्स। ln की बेस क्या होती है हमारे पास, e होती है। तो जब मैं ln फॉर्म को कन्वर्ट करूँगा इंडेक्स फॉर्म में, तो ये आएगा 20 डिवाइडेड बाय 20 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू e टू द पावर 0.5। और अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स हेयर। तो मैंने अपनी इक्वेशन को अरेंज किया, ये आ जाएगा 20 माइनस एक्स, और मैं ये कह सकता हूँ दैट एक्स इज इक्वल्स टू 20 माइनस 20 डिवाइडेड बाय ई टू द पावर 0.5। ट्राई किया आपने इसको, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू 7.86। ये आपके पास आंसर आ गया पार्ट 3 का। ऑलराइट, तो ये आपका पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। अब क्या कह रहा है आपसे, सी व्हाट हैपेंस टू द वैल्यू ऑफ एक्स एज टी बिकम्स वेरी लार्ज। अगर t की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए तो x की वैल्यू पे क्या इफेक्ट आएगा, आपको ये फाइंड आउट करना है। आंसर देने के लिए मैं अपने क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना।
आप ज़रा समझिएगा कि 1 मार्क का सवाल होता है, इसको खाली समझना है कि भाई होगा क्या आखिर। मेरा जो फंक्शन है वो लिखा हुआ है x इज इक्वल्स टू 20 माइनस 20 डिवाइडेड बाय e टू द पावर 0.5, ये फंक्शन है। अच्छा, अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ t लिखता हूँ, t का मतलब क्या हुआ, मेरा फंक्शन कैसा होगा, 20 माइनस 20 डिवाइडेड बाय e टू द पावर 0.05 t, ऐसा फंक्शन था ना, क्योंकि t की जगह वो 10 लिखा था हमने तो वो 0.5 हो गया था, लेकिन ये फंक्शन था। अब आपसे ये कह रहा है कि यार अगर आपके पास t की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाए, मतलब t आपका बहुत बड़ा होना शुरू हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए। अब ज़रा गौर से देखें कि आपके पास डिनोमिनेटर का फंक्शन जितना बड़ा होता रहेगा उतना आपका फ्रैक्शन क्या होता रहेगा, ये पूरा फ्रैक्शन आपका छोटा होता रहेगा। तो ये एंड में इतना छोटा हो जाएगा कि अगर मैं इसको 20 से माइनस भी करूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मेरी टाइम की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाती है, बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो मेरे पास फ्रैक्शन छोटा होता रहेगा और x का जो आंसर मेरा बनेगा वो 20 होगा, क्योंकि 20 से कोई नंबर माइनस इतना छोटा होगा तो फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। आंसर ये कि जब टाइम की वैल्यू बहुत बड़ी होगी तो मेरे पास x का आंसर 20 आ जाएगा, और ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। अगर मैं एंड पर अपने सॉल्यूशन को समराइज़ करूं तो आपने क्या करना है, जब आपके पास क्वेश्चन आ जाए कभी डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो पहला स्टेप ये है कि आप अपने इस क्वेश्चन में अपनी इंपॉर्टेंट फ्रेजेस को हाईलाइट करो, ठीक है। उसके बाद आपने वेरिएशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करके अपनी इक्वेशन को प्रूव करना है। इसमें लाजमी क्या आता है, इक्वेशन प्रूव हो जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो परेशान नहीं हो, आप फ़ौरन नेक्स्ट पार्ट पर आके उस इक्वेशन को सॉल्व करें डिफरेंशियल से। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड बहुत सिंपल है, सेपरेशन करनी होती है आपको, वेरिएबल्स की एक्स एक्स के साथ आएगा, वाई वाई के साथ आएगा। इंटीग्रेट करने में आपको बहुत गुड कमांड होनी चाहिए, तो 5 मार्क आपके इजीली स्कोर होते हैं। उसके बाद उसी का आंसर यहाँ यूज़ हो रहा होगा, उसी का आंसर यहाँ लास्ट पार्ट में यूज़ हो रहा होगा। तो ये अगर आपकी इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग है तो ये टॉपिक आपको काफ़ी ईजी लगेगा, लेकिन अगर इंटीग्रेशन आपकी